हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम अधिशोषण से अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अधिशोषण का ये लास्ट वीडियो आपका है। तो अधिशोषण में हम क्या देखेंगे? अधिशोषण के अनुप्रयोग, अधिशोषण के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। अधिशोषण के उपयोग कौन कौन से हैं? तो पहला इसका उपयोग है, देखिए पहला उपयोग क्या है? गैस मास्क में, गैस मास्क में, इन गैस मास्क, देखिए जो आपका सक्रिय चार्ज होता है, जो गैस मास्क लगाते हैं, उस गैस मास्क में जैसे कोयले के खान में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, तो वहाँ कोयले के खान में बहुत से विषैली गैसें क्या होती हैं, निकलती हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, ये सभी गैसें उसमें से क्या होती है, निकलती हैं, विषैली गैसें। तो वहाँ पर कोयले के खान में काम करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, वो गैस मास्क लगाकर जो कार्य करते हैं। इस गैस मास्क में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है सक्रिय चारकोल या विभिन्न अधिशोषकों का प्रयोग किया जाता है। सक्रिय चारकोल अधिशोषक का प्रयोग किया जाता है अथवा विभिन्न अधिशोषकों का मिश्रण होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो अधिशोषक होते हैं उसकी सतह पर, उस गैस मास्क में, वो इन विभिन्न विषैली गैसों का क्या करते हैं, अधिशोषण करते हैं। और श्वसन प्रक्रिया में केवल शुद्ध वायु ही जाती है और विषैली गैसें उसकी सतह पर ही अधिशोषित हो जाती हैं, ये नहीं जाती हैं। तो यही सभी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए। सक्रिय चारकोल का उपयोग गैस मास्क में किया जाता है। सक्रिय चारकोल विषैली गैसों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं। विषैली गैसें जैसे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन आदि अधिशोषक की सतह पर क्या होती है, अधिशोषित हो जाती हैं और श्वसन में शुद्ध वायु मिलती है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से जैसे कहीं गैसों का, विषैली गैसों का रिसाव हो जाता है, जैसे मेथिल आइसोसाइनेट है, इसका है, विषैली गैसों का रिसाव हो जाता है, या अमोनिया विषैली गैसों का रिसाव हो जाता है। तो अगर कोई क्षेत्र, कोई मतलब पॉपुलेशन एरिया उसकी चपेट में आ जाती है, तो यहाँ भी मास्क लगाकर ही जो है उनको बचाने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये मास्क जो है इन विषैली गैसों को अंदर नहीं जाने देते हैं, अधिशोषित हो जाती हैं और जो है बहुत सी जानें इस तरीके से बचा ली जाती हैं। ठीक है, तो ये गैस मास्क, इसी का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। दूसरा है, आप देख रहे हैं, कपड़ों को रंगने में, कपड़ों को रंगने में, तो कपड़ा जो रंगा जाता है उस कपड़े के ऊपर रंजक जाकर के हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। तो वहाँ पर अधिशोषक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? फिटकरी का, फिटकरी अधिशोषक का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर रंग बंधक, जैसे फिटकरी को कपड़ा रंगने में प्रयोग किया जाता है, ये रंजक के कणों को अधिशोषित कर लेते हैं। तो अगर फिटकरी का प्रयोग ना किया जाए तो कपड़े के ऊपर जो रंजक होते हैं वो अधिशोषित नहीं होते हैं, वो हट सकते हैं, उसकी सतह से हट सकते हैं। इसलिए फिटकरी का जो है प्रयोग जो है किया जाता है अधिशोषक की भांति, इसमें कपड़ों को रंगने में, यानी कि इन डाइंग ऑफ क्लॉथ। तो ये दूसरा रहा। तीसरा आपका उपयोग क्या है इसका? आर्द्रता के नियंत्रण में। आर्द्रता के नियंत्रण में कैसे करते हैं? कभी कभी कुछ ऐसे यंत्र होते हैं, आपने देखा भी होगा, अक्सर ऐसे बहुत से यंत्र होते हैं जो नमी और जल की उपस्थिति में क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो इनको बचाने के लिए सिलिका या एल्युमिनियम जेल का जो है प्रयोग किया जाता है। ये नमी को क्या करते हैं, अधिशोषित कर लेते हैं और हमारा यंत्र खराब होने से बच जाता है। आपने जैसे पंखे हैं और ऐसे इलेक्ट्रिक उपकरण हैं और ऐसे या मेडिसिन के कुछ ऐसे मेडिसिन ऐसी कुछ होती हैं, तो उसमें ये जो है एक जैसे यूरिया का कण होता है, ठीक आपको उसी तरीके से दिखेगा, ऐसे होता है सिलिका जेल जो है, तो उसका उपयोग जो है किया जाता है इसको दूर करने में। आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए। सिलिका जेल या एल्युमिनियम जेल का उपयोग नमी को दूर करने में किया जाता है। नमी की उपस्थिति में यंत्र नष्ट हो जाते हैं, अतः यंत्र के संग्रहण के समय सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। तो ये सिलिका जेल क्या करते हैं, एक ठोस अधिशोषक की भांति जो है कार्य करते हैं, एक सक्रिय अधिशोषक की भांति ये जो है व्यवहार करते हैं और नमी को क्या करते हैं, अधिशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी सतह पर, और हमारा यंत्र क्या होता है, खराब होने से बच जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं हम विलयनों से रंगकारी पदार्थों को हटाने में। तो विलयनों से रंगकारी पदार्थों को हटाने से तात्पर्य क्या है, कैसे मतलब, जैसे कुछ विलयन होते हैं, जैसे फूलों का आपका रंग होता है, जूस होता है, या आपका शर्करा का विलयन जो होता है, तो उसमें बहुत से विभिन्न कलर होते हैं जिसकी वजह से वो मतलब रंगयुक्त आपको दिखते हैं। तो उनमें से इन रंगों को हटाने के लिए सक्रिय चारकोलों का जो है प्रयोग किया जाता है। अब इन चार कोलों पे से इन चार कोल होते हैं, या जो है फुलर मिट्टी होती है, या हड्डी का चूर्ण होता है, इन सब को अधिशोषक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इनका ऐसे एक लेयर बिछा दिया जाता है और इन विलयनों को क्या करते हैं, इसकी लेयर पे से प्रवाहित करते हैं। जब प्रवाहित करते हैं तो वो जो रंग युक्त पदार्थ होते हैं, जो रंजक होते हैं, उसमें वो उसकी सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं और वो विलयन आपका कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। और फिर उसका अगर चीनी मिल में किया जा रहा है तो चीनी के कणों को क्रिस्टलीकृत किया जाएगा तो सफेद रंग का होगा। आइए देखते हैं, यही सभी चीजें यहाँ पर लिखा गया है। अनेक पदार्थ जैसे शर्करा, जूस, वनस्पति तेल में अशुद्धियों के कारण क्या होते हैं, अशुद्धियों के कारण रंगीन होते हैं। चारकोल अधिशोषक के प्रयोग से इन रंगीन पदार्थों को दूर किया जाता है। तो चारकोल जो अधिशोषक होता है, हड्डी का चूर्ण होता है। आपने कभी कभी सुना होगा कि चीनी में हड्डी का चूर्ण मिलाया होता है, तो हड्डी का चूर्ण नहीं बल्कि ये अधिशोषक की तरह प्रयोग किया जाता है, उन्हीं रंजकों को हटाने में किया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से किया जाता है, रंगीन पदार्थों को हटा दिया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कठोर जल के मृदुकरण में। तो कठोर जल में आपका जो हार्ड वाटर होता है, कठोर जल होता है, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होते हैं, आयंस के फॉर्म में होते हैं, और यही जल को क्या करते हैं, कठोर बनाते हैं। तो इन कठोरता को दूर करने के लिए मुख्यतः क्या होता है, आयन विनिमय रेजिन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आयन विनिमय रेजिन, जो उसमें रेजिन होता है, वो कठोर जल में उपस्थित जो कठोरता प्रदान करते हैं जल में, वो जो आयंस होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, उनको क्या करता है, ये अधिशोषित कर लेता है, अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है, और आपका जो जल होता है वो मृदु हो जाता है। और इसी तरीके से आपका जियोलाइट का भी प्रयोग किया जाता है। जियोलाइट या परम्यूटेड विधि आपने पढ़ा है जल की कठोरता दूर करने में। जियोलाइट, इसका भी प्रयोग Na2Al2 Si2O8A2XH2O, ये जो है इसका प्रयोग जो है किया जाता है, जिसको परम्यूटेड या जियोलाइट कहते हैं। तो जियोलाइट भी जो है एक अधिशोषक की भांति करता है। इसकी सतह पर आप जानते हैं कि इसकी सतह मतलब जो होती है कि जालक जो होती है, इसमें सूक्ष्म क्या होते हैं, सरंध्र छिद्र होते हैं, और इसी सूक्ष्म छिद्र और सरंध्रों में क्या होते हैं, ये जाकर जो आयंस होते हैं कठोरता प्रदान करने वाले, इसमें जाकर फंस जाते हैं, इसी में जाकर अधिशोषित हो जाते हैं, और आपका जल क्या हो जाता है, मृदु हो जाता है। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया, यही चीज यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, कठोर जल के मृदुकरण में प्रायः आयन विनिमय रेजिन का मतलब आयन विनिमय रेजिन किया जाता है। ये रेजिन जल में कठोर उत्पन्न करने वाले आयनों का अधिशोषण कर लेते हैं और जल क्या हो जाता है, आपका मृदु हो जाता है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ये 5 पॉइंट। 6 पॉइंट क्या है, विस्मांगी उत्प्रेरण में। तो विस्मांगी उत्प्रेरण में क्या होता है, आप देखेंगे, हमने आपको उत्प्रेरण पढ़ाया है, तो विस्मांगी उत्प्रेरण में कह रहा है यूज है। तो विस्मांगी उत्प्रेरण क्या होता है, विस्मांगी उत्प्रेरण में जो उत्प्रेरक होता है वो ठोस अधिशोषक की भांति है, यानी कि उत्प्रेरक जो वहाँ होता है वो मुख्यतः कैसा होता है, ठोस होता है, और जो आपके अभिकारक होते हैं वो मुख्यतः गैसीय अवस्था में होते हैं। तो उत्प्रेरक ठोस अवस्था में होते हैं और अभिकारक क्या होते हैं, मुख्यतः गैसीय अवस्था में ये होते हैं। तो ये गैस जो अभिकारक अणु होते हैं गैस के, जाकर ठोस की सतह पर क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं, यानी उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं, और अधिशोषित होकर वहां पर स्थानीय सांद्रता को बढ़ा देते हैं और अभिक्रिया की दर इस तरीके से बढ़ जाती है। देखिए, ये चीज लिखा गया, एक ठोस उत्प्रेरक की कार्य प्रणाली अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित है। ठोस उत्प्रेरक अपनी सतह पर गैसीय अभिकारकों को अधिशोषित कर उनके सांद्रण में
वृद्धि करते हैं, जिससे अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। आपको समझ में आ गया। जैसे हमने बहुत से आपको उदाहरण बताया, जैसे प्लेटिनम संपर्क विधि में प्लेटिनम उत्प्रेरक जो होता है ठोस होता है और उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिएक्शन करते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत से आपको उदाहरण जो वहाँ पर दिए गए हैं, आप वहाँ से उदाहरण इस मांगे उपकरण से ले सकते हैं। अगला पॉइंट है आपका फेन पलवन विधि में। फेन पलवन विधि में क्या होता है, फेन पलवन विधि द्वारा मुख्यतः सल्फाइड एसिडों का साधन किया जाता है। आप जानते हैं फेन पलवन विधि में क्या होता है, चीड़ का तेल, है ना, चीड़ का तेल या यूकेलिप्टस का ऑयल प्रयोग किया जाता है। तो जो तेल उसमें प्रयोग किया जाता है, ऑयल जो होता है आपका, ऑयल की बूंद के चारों तरफ जो सल्फाइड एसिड होते हैं, इसकी सतह पर क्या होते हैं, सल्फाइड एसिड क्या होते हैं, अधिशोषित हो जाता है। और तेल का बूंद हल्का होता है, तो हल्का होने की वजह से ये सल्फाइड एसिड को ऊपर लेकर चला आ जाता है, कलेक्ट करके संग्रह करके जो है ऊपर की तरफ ले आकर चला आता है। इसलिए चीड़ का जो तेल होता है उसको संग्राहक का कार्य करता है, इसको संग्राहक भी हम कहते हैं। तो ये तेल की बूंदों को सल्फाइड एसिड, है ना, जब सल्फाइड एसिड को तेल और पानी से भरे टैंक में डालते हैं और उसको क्या लिक्विडेट करते हैं, तो क्या होगा, सल्फाइड एसिड तेल की सतह पर क्या हो जाएगा, अधिशोषित हो जाएगा और वो हल्का होने की वजह से ऊपर की तरफ चला आता है। तो ये अधिशोषण, देखिए अधिशोषण सिद्धांत पर ही आधारित है, क्योंकि तेल की बूंद की सतह पर आकर सल्फाइड एसिड क्या होता है, अधिशोषित हो जाता है और हल्का होने की वजह से ऊपर की तरफ चला आता है। तो यही चीज लिखा गया, सल्फाइड एसिड का सांद्रण भी अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित है। अक्रिय गैसों के पृथक्करण में, अगला है अक्रिय गैसों के पृथक्करण में। अक्रिय गैसों, देखिए अक्रिय जो गैसें होती है, निष्क्रिय जैसे आपके हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये अक्रिय गैसें होती हैं। तो यह आपके वायुमंडल में इनकी विभिन्न गैसों की क्या होती है, मिश्रण होती है। और रेडॉन अक्रिय गैस जो है वायुमंडल में नहीं होती है, इसको भी आप जाने। तो और जो बाकी अक्रिय गैसें होती हैं, ये क्या होती हैं, विभिन्न ताप पर नारियल के चारकोल पर क्या होती है, अधिशोषित होने की इनकी क्षमता होती है। तो विभिन्न तापों पर इनको इस तरीके से अलग कर लिया जाता है। तो ये अक्रिय गैसों की नारियल के कोयले पर भिन्न भिन्न ताप पर अधिशोषण करने की क्षमता के आधार पर अक्रिय गैसों को अलग किया जाता है। इस आधार पर हम अलग कर लेते हैं इनको भिन्न भिन्न ताप पर, ठीक है। भिन्न भिन्न टेम्परेचर पर ये जाकर अधिशोषित होती हैं और कुछ तो अधिशोषित हो जाती है, कुछ नहीं अधिशोषित है। फिर उसको अगले माइनस टेम्परेचर पर ले जाया जाता है, फिर वहाँ उसको निम्न टेम्परेचर पर किया जाता है, तो कुछ वहाँ अधिशोषित है, कुछ बची रहती हैं और फिर और माइनस किया तो इस तरीके से कुछ बची रहती है, कुछ अलग हो जाती हैं। इस तरीके से हम अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट है बीमारियों के उपचार में अनेक औषधियाँ विषैले जीवाणुओं पर क्या होती हैं, औषधियाँ जो हम लेते हैं वो विषैले जीवाणुओं पर अधिशोषित हो जाती हैं और उनको नष्ट कर देती हैं। और इस तरीके से हमें रोग के उपचार में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। लास्ट है अधिशोषण सूचक में। अधिशोषण क्या होते हैं, सूचक के रूप में भी यूज होती हैं। कुछ अवक्षेपों की सतहें, कुछ जो अवक्षेप होते हैं उनकी सतहें, जैसे आपके सिल्वर हैलाइड, सिल्वर के हैलाइड जो होते हैं अवक्षेप के रूप में, जैसे AgCl, AgI, AgBr, ये सब अवक्षेप होते हैं हैलाइड। और इयोसिन, ये भी क्या है, अवक्षेप है। आदि जो है आदि रंजकों को अधिशोषित कर सकती हैं। कुछ अवक्षेप की सतहें जैसे सिल्वर हैलाइड, इयोसिन आदि रंजकों को क्या करती हैं, अवक्षेपित कर सकती हैं। और आयतनात्मक विश्लेषण में अंतिम बिंदु पर अभिलाक्षणिक रंग प्रदान करती हैं। तो अभिलाक्षणिक रंग प्रदान करती हैं। तो इस तरीके से आपके ये रहे अधिशोषण के जो है अनुप्रयोग है ये। तो अधिशोषण के अनुप्रयोग आप एक दो बार जो है रिवाइज करें और बढ़िया से इसको ध्यान से देखें। और यहाँ तक कि आप हेडिंग जो है, इसमें जो हेडिंग लगाए गए हैं, इस हेडिंग को आप अगर याद कर ले जाते हैं इसमें से, वैसे एक नंबर का अगर आता है तो बहुत ज़्यादा नंबर के नहीं आते हैं, तो आएंगे तो आप 2-4 कम से कम आप इसके बारे में लिखेंगे तो आपको जो है हेडिंग याद रहेगा। इनमें से कुछ आपको 4-5 10 हेडिंग हमने यहाँ पर दिया है, तो इसमें 4-5 अगर आपको याद रहते हैं तो बड़े आसानी से जो आप लिख सकते हैं, इसके बारे में, इसका उपयोग के बारे में लिख सकते हैं। और हम आपको बता दें कि ये जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर्स अभी पढ़ाए गए हैं सबके प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। आप सीधा प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट से जो है
आराम से हमारे सभी वीडियो को देख सकते हैं, जिन जिन चैप्टर के वीडियो बनाए गए हैं। तो अभी चौथे चैप्टर का वीडियो ये चल रहा है, 4 चैप्टर के वीडियो लगभग आपके पूर्ण हो रहे हैं, तो वहाँ से प्लेलिस्ट से आप इसको देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम आपको लेकर फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।